नमस्कार, मैं तरुण स्वागत करता हूं एक बार फिर से तक्षशिला द पैशन ऑफ आर्ट्स में। आज की क्लास 12th के लिए और चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, इट मींस कंटेम्पररी साउथ एशिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण एशिया के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पूरे पृथ्वी ग्रह पर लगभग सात महाद्वीप हैं। उन सारे के सारे महाद्वीपों के अंदर से एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको जानकर खुशी होनी चाहिए कि उसी एशिया महाद्वीप के दक्षिण की दिशा के अंदर, अगर मैं साउथ एशिया की बात करूं, उन्हीं सभी देशों के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। और मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं क्योंकि हमारा जो भारत है, इंडिया, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, तो इंडिया जहां पर उसकी लोकेशन है, जहां पे वो लोकेटेड है, अगर मैप पे देखेंगे तो एशिया के दक्षिण भाग के अंदर भारत स्थित है, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशिया का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है एशिया के बारे में, दक्षिण एशिया के बारे में, यानी कि एक तरीके से मैं बोलूं तो दशेश भी बोलते हैं इसको और सार्क भी बोलते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल वही 1985, जो कि मिखाइल गोर्बाचेव का टाइम पीरियड भी था, जो शुरुआत हुई थी उसके टाइम पीरियड की सत्ता को संभालने के लिए सोवियत संघ के अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव करने के लिए। 1985 से लेकर 1990 तक का टाइम पीरियड रहा था। 2-3 डेट्स और याद दिलाया था। 1914 से लेकर 18 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद में 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और 1945 से लेकर 1990 तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसी को बोला जाता है शीत युद्ध का दौर, यानी कि एक ऐसा दौर जो सुनने में और इसकी प्रकृति शायद आपको देखने में, अंडरस्टैंड करने में, विशेष सुनने में ठंडा लगता हो। शीत का मतलब ठंडा होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे शीत युद्ध का दौर ऐसा ही नॉर्मल सा युद्ध नहीं रहा। ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो युद्ध रहा अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में, ये पूरा का पूरा वर्चस्व का दौर था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का दौर था, जिसके अंदर महाशक्ति के रूप में जो दो देश सामने निकल कर आए थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि बहुत बड़े स्तर पर इसके अंदर खून खराबा नहीं हुआ, रक्त रंजिश नहीं हुई, हथियारों का इस्तेमाल इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ जितना कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर हुआ था। इसीलिए इस दौर को शीत युद्ध का दौर कहा गया। और अगर आपसे कोई पूछता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए 1961 के अंदर क्या हुआ था। 1961 के अंदर मिखाइल गोर्बाचेव, माफी चाहता हूं, 1961 के अंदर क्यूबा के ऊपर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात करने की कोशिश की थी, इवन दो कर भी दी थी। और 1962 के अंदर 1961 के अंदर वो चिंता सता रही थी और 1962 के अंदर उन्होंने मिसाइलों को तैनात कर दिया था। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वरना ऑडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और बच्चे बोर। बच्चों की आदत है ना उबासी वगैरह लेने की, तो ढंग से पढ़ना। अगर आपसे कोई पूछता है दक्षिण एशिया के बारे में, तो आप बोलेंगे दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव को शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया के 7 देश भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में कभी कभी तो लोकतंत्र रहा है और कभी कभी सैनिक शासन रहा है। ज्यादातर सैनिक शासन रहा है, और सैनिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए वहां की सरकार, जो भी वहां पे रूल कर रहे थे, उनके द्वारा काफी प्रयास किए गए। अब कहीं ना कहीं वहां पे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को देखा जा सकता है। अब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपको पता है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों का शासन। इस डेफिनेशन को अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति के रूप में देखे जाते हैं अमेरिका के। तो दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है। भारत और श्रीलंका लोकतांत्रिक देश हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक व लोकतंत्र दोनों प्रकार का शासन रहा है। नेपाल में राजतंत्र था, कुछ समय पहले की बात है, नेपाल में राजतंत्र था, अब वहां पर भी लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। इस प्रकार भूटान और मालदीव, भूटान आपको पता होना चाहिए भूटान किधर है, इनकी लोकेशन जरूरी है याद रखना। भूटान, मालदीव में भी लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तो पहला जो देश है, मैंने आपको भारत की स्थिति बता दी है,
एशिया के अंदर की सारे के सारे दक्षिण एशिया के ही ये वो देश हैं। भारत के बारे में सभी जानते हैं। भारत के अंदर जो राजधानी हमारी दिल्ली है, तो यानी कि हल्का सा अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, और श्रीलंका आपको भारत के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे मिलेगा आपको, मतलब भारत का जो बॉर्डर है वहां पे जो अंत होता है श्रीलंका, वहां पर आप देख सकते हैं। नेपाल और भूटान दोनों काफी पास हैं। मैं बोल सकता हूं कि पूर्व की दिशा में और उत्तर की साइड में, यानी कि पूर्वी उत्तर आप बोल सकते हैं। और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो पश्चिमी उत्तर है। एशिया के अंदर ही दक्षिण साइड में अगर भारत को सेंटर में रखा जाए तो उसके हिसाब से पाकिस्तान की जो स्थिति है वो है पश्चिमोत्तर। राइट, बोर तो नहीं हुए? खैर कोई बात नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षिण एशिया है क्या। तो हम बात करेंगे दक्षिण एशिया के संगठन के बारे में। इसको दशेश भी बोलते हैं। राइट, तो इसको सार्क के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। सार्क, SAARC, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन पर टिप्पणी करें। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक्स भी मैंने बताई थी आपको, वो आप कहीं पर भी दे सकते हैं। MBBS पिन भी बोल सकते हैं, MBBS पीरा भी बोल सकते हैं, जैसा आपको याद रहे वैसा याद कर सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1985 में की गई, जिसमें दक्षिण एशिया के 7 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव शामिल थे। लेकिन अप्रैल 2007, मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया था कि 2007 लिखा है। अप्रैल 2007 के अंदर दिल्ली के अंदर एक शिखर सम्मेलन हुआ था 14वें नंबर का। याद करने का तरीका बहुत इजी है। उन्होंने बोला कि 2 अप्रैल के अंदर, यानी कि चौथा महीना है। राइट, और 2007 बोला है, अप्रैल के अंदर 2007। अगर आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं और जैसे मैं बोलना चाह रहा हूं वैसे याद करना चाहते हैं परमानेंटली, तो याद रखिएगा एक चीज हमेशा, मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें उसी के अंदर करा रखी है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि 2007, यानी कि 2 सत्ते 14 होता है, तो 14 जो नंबर आया आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कहां पे हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात है कि इसी सम्मेलन के अंदर अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। अतः वर्तमान में अगर आज के टाइम में हम बोलें तो सार्क के अंदर 7 नहीं 8 देश शामिल है। इस बात को हमेशा याद रखना है। सार्क के अंदर 8 देश शामिल है। सा से सार्क, सा से 7 थे पहले, और 7 जहां पे याद आता है तो 2007 भी याद आना चाहिए, और 2 और 7 याद आता है तो 2 सत्ते 14 कर देना। 14वां शिखर सम्मेलन था जो कि दिल्ली के अंदर हुआ था। राइट, और दिल्ली के अंदर जो हुआ था उसके अंदर कौन सा देश शामिल किया था? अफगानिस्तान को शामिल किया था। और एक बात हमेशा याद रखना, अमेरिका जो कि महाशक्ति के रूप में उभर कर आया, और दूसरी साइड में आया था हमारा सोवियत संघ। सोवियत संघ हमेशा पता होना चाहिए कि 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बना है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हमारा जो भारत है 28 राज्यों को मिला के बनाया गया। राइट, तो 28 राज्यों का एक संघ है हमारा भारत, इसीलिए उसको राज्यों का संघ बोला जाता है। राइट, और इसी तरीके सोवियत संघ है जो कि 15 गणराज्यों को मिला के बना है, इसलिए उसको सोवियत संघ बोला जाता है, जो कि आपस में मिलके काम करते हैं। अब ये चैप्टर सामने क्यों आया? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले और सेकंड चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें एक चीज समझ में आती है कि दुनिया के अंदर 2 महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ सामने तो आए हैं, कोई डाउट नहीं है, जिसके अंदर से सोवियत संघ हार गया। कुल मिलाकर बात वो हार गया। लेकिन अब अमेरिका बहुत सालों से महाशक्ति के रूप में अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा है। आपको अच्छी तरीके से पता है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ज्यादातर जो ऑफिसेज हैं या फिर हेडक्वार्टर्स हैं, वो सारे के सारे ज्यादातर अमेरिका के लैंड पर हैं, यानी कि उसी की धरती पर है, उसी के भूमि के ऊपर है। तो वो अपना कहीं ना कहीं दबदबा ज्यादा दिखाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया ये देखना चाहती है कि अमेरिका के अलावा वो कौन सा देश होगा जो कि अमेरिका को टक्कर दे पाएगा। राइट, टक्कर इन द सेंस सांस्कृतिक रूप से संस्कृति के अंदर, नंबर 2 राजनीतिक रूप से उसकी राजनीतिक प्रणाली कैसी है उसको ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दूं आपको मैं
आप बहुत खुश नसीब हैं। जैसा कि आप, अगर आप भारत में जन्मे हैं तो पहली बात तो आपको इसी चीज को लेके खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत का जो बनावट है वो कुछ अलग ही है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा देश जो कि 3 जगहों से, यानी कि बांग्लादेश की लोकेशन आपको पता ही है, 7 सिस्टर के बगल के अंदर है, मेघालय के पास में जस्ट नीचे मेघालय से तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के नीचे की साइड में आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी, वही बंगाल की खाड़ी जहां पर गंगा नदी जाकर गिर जाती है, राइट, या फिर मिल जाती है। तो और साउथ की साइड में, श्रीलंका की साइड में अंदर अगर साइड में जाते हैं हम तो वहाँ पे हिंद महासागर मिलता है, और उसके आई मीन दक्षिण पश्चिम की तरफ देखेंगे तो अरब सागर मिलता है। यानी कि तीनों जगह से पानी से घिरा हुआ है। और आपको बताऊंगा मैं इस बात को कि आपको पता ही होगा, वैसे तो मैंने फिर ही बता रखा है कि जितनी भी महाशक्तियां आई है, सॉरी जितनी भी बाहरी शक्तियां आई है जिन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया है, वो ज्यादातर समुद्री मार्ग से ही आए थे। 1498 के आसपास आपको याद होगा पुर्तगाली वास्को डिगामा ने खोज की थी, राइट, वास्को डिगामा, और वो भी समुद्री मार्ग से ही आए थे, केप ऑफ वुड के रास्ते से होते हुए। यानी कि जिस तरह से उन्होंने ट्रैवल किया था, तो आप थोड़ा सा देखेंगे दक्षिण अफ्रीका जो है हमारा एशिया के पश्चिम साइड में, और दक्षिण की साइड में, दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो कि काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसी के दक्षिण की दिशा से, जिसको दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, वहां से होते हुए आए थे। इसी को उत्तर आशांतरिप भी बोलते हैं, यानी उत्तर आशांतरिप के रास्ते से होते हुए आज का जो आप देखेंगे कि थोड़ा सा, अगर मैं ज्यादा गलत नहीं जाऊं तो करीब करीब आपको सही बताऊंगा। आपने मडास्कर सुना होगा, मॉरिशियस सुना होगा, तो इस तरीके से होते हुए ऊपर की तरफ फिर मालदीव आ गया, और फिर पता ही आपको साउथ इंडिया, वहां तक पहुंचे थे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान जो है, राइट, पाकिस्तान के अंदर कभी कभी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था रही है, कभी कभी सैनिक तंत्र रहा है। तो अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान में स्वतंत्रता के बाद से ही ना लोकतांत्रिक सरकार बनी, कभी गिरी, लेकिन जल्द क्या हुआ, वहां पर जनरल अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। किसी भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम के आगे जनरल लग रहा हो, जो कि एक तरीके से देश को संभालने का काम कर रहा हो, स्पेशली जब नाम के आगे जनरल लग रहा, तो आप समझ जाइए कि वो सैनिक शासन है, या फिर सैनिक तंत्र है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है, सैनिक शासन होता है, कुलीन तंत्र होता है जिसको अमीर वर्ग का शासन बोला जाता है, ऐसे ही राजतंत्र भी होता है जहां पर राजा शासन करता है, उसी तरीके से सैनिक शासन होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अयूब खान ने सत्ता पर कब्जा किया और अपना चुनाव करवा लिया, परंतु जनता अयूब खान के विरोध से भड़क गई और अयूब खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी। उड़ीसा की जनता ने अयूब खान को ही हटा दिया। अब अयूब खान के बाद कोई तो आएगा, तो अगला जो जनरल आया था उसका नाम था जनरल याहिया खान। अयूब खान के बाद आया याहिया खान। याहिया खान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और शीघ्र ही लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया। चलिए मान लिया कि लोकतंत्र समाप्त हो गया, थोड़े समय के लिए आया होगा ना वो, जब जनरल अयूब खान को हटाया, सॉरी जनरल अयूब खान को हटाया था, उसके बाद तो फिर अयूब खान को हटाने गया तो जनरल याहिया खान आया। तो याहिया के नाम के आगे भी जनरल लग रहा है, तो भूले नहीं, ये भी सैनिक शासन था और शीघ्र ही लोकतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था इसने। और 1971 के अंदर 1971 में भारत से पराजय के बाद में, जब भारत से पाकिस्तान हार गया था 1971 के अंदर, 1971 में भारत जब पराजय हुआ, याहिया खान ने अपना पद छोड़ दिया क्योंकि पाकिस्तान हार गया। तो याहिया खान को अपना पद छोड़ना पड़ा फोर्सफुली, या फिर वहां की जनता ने उनको थोड़ा सा भड़काव की ऐसे छोड़ना पड़ा। इसके बाद आता है जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी, जो कि 1977 तक चली, 1977 तक चली। याद रखना है 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार चली। और उसके बाद में जनरल जियाउल हक ने सत्ता पर कब्जा किया और 1988 तक अपना नियंत्रण बनाए रखा। अब
थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को कि कौन सा नाम पहले था, कब कैसे आया था। तो उसके नीचे मैंने हल्की सी ट्रिक भी दे रखी है। मैंने लिखवाया इसके अंदर कि जे आया जुल्फी जीर पर नवाजे अपना शरीफ। बस थोड़ा ऐसे ही कुछ भी बना रखा है, लेकिन फिर भी आपको हेल्प करेगा। जिसके नाम के आगे जे है वो जनरल है। आ से हो गया तुम्हारा अयूब खान, या से हो गया आपका याहिया खान, जू से हो गया आपका जुल्फिकार अली भुट्टो, और उसके बाद एक और नाम बताया मैंने आपको जियाउल हक। जुल्फी जीर बताया था ना, तो जी से हो गया तुम्हारा जियाउल हक। और इसका कब्जा रहा और 1988 तक अपना नियंत्रण बना के रखा। उसके बाद 1988 यानी 1988 में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री रही है पाकिस्तान की, जो कि काफी फेमस रही है, भूलना नहीं है। 1988 में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी और इसके बाद नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। नवाज शरीफ के बारे में कौन नहीं जानता? नहीं जानते तो एक बार सर्च कर लेना। प्रधानमंत्री बने, परंतु 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर से सैनिक शासन को स्थापित कर दिया। आप देख रहे हैं कि कभी कभी लोकतंत्र आ रहा है, फिर से सैनिक शासन आ रहा है, फिर से लोकतंत्र आ रहा है, फिर सैनिक शासन आ रहा है। तो यहाँ पर जो शरीफ थे यानी नवाज शरीफ, हकीकत में शरीफ नहीं रहे वो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, परंतु 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर सैनिक शासन स्थापित किया और 2008 तक सत्ता पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखने का पूरा भरसक प्रयास किया। अगर फिर भी हम देखें आज के टाइम की, अगर मैं बात करूं आपसे, बिल्कुल एकदम अभी के समय की बात करूं, तो वहां लोकतंत्र है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है तथा लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित नहीं है। लोकतंत्र का भविष्य पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हैशटैग क्वेश्चन। क्वेश्चन जो अभी तक मैंने आपको बताया वो इतना खास शायद आपको ना लगे, क्योंकि उसके अंदर लोगों के नाम याद रखने हैं, लेकिन जो अगला है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन उसने बोला है कि लास्ट लाइन बोलिए, लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित नहीं है? आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाकिस्तान के अंदर अच्छी नहीं है? उसके बहुत सारे कारण हैं। सैनिक हस्तक्षेप, एक सरकार को चलने के लिए राजनीतिज्ञों की जरूरत होती है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, कुछ गवारों की जरूरत नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि एजुकेटेड लोग ही देश को संभालें, और प्लस में उनके ऊपर किसी भी तरह की मतलब कह सकते हैं कोई आरोप या कोई किसी तरह की दोष सिद्धि ना हो जो कि देश के विरुद्ध हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग संभाले हमारी सत्ता को तो ज्यादा बेहतर है। खैर, पाकिस्तान में लोकतंत्र